ये डेंटल इम्प्लांट्स बेसिकली क्या होता है? डेंटल इम्प्लांट्स जो है वो आपकी एक रिप्लेसमेंट है। कोई आपका दांत है वो मिसिंग है और वहाँ पर आप कोई ऑप्शन लेना चाहते हैं कि वहाँ पे आपका दांत लग जाए, तो सबसे जो बेस्ट और टॉप लाइन आपका ऑप्शन आता है वो इम्प्लांट है। अच्छा, दांतों के ब्रिजेस या मसनूई दांत डेंचर्स किस तरह मुख्तलिफ होते हैं? ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक पेशेंट है, उसका एक दांत डैमेज हो गया, वेदर उसने उसमें रूट कैनाल कराई थी, वो टूट गया, क्राउन नहीं लगा सका, या वेदर वो उसमें कैविटी थी, वो इन्फेक्शन बढ़ गया, दांत उसका डिके की तरफ चला गया, या किसी भी रीज़न की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से उसका दांत निकल गया। डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट कितना अफोर्ड कर सकता है और डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी अपनी हेल्थ कैसी है कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेहतर है। एक इम्प्लांट है, आपकी ब्रिजेस आ जाते हैं, एंड थर्ड वन इज़ डेंचर। अच्छा, कौन लोग हैं जो लगवा सकते हैं? क्या उम्र की कोई हद है इसके अंदर? उम्र की कोई हद नहीं है इसमें, इम्प्लांट कोई भी लगवा सकता है, लेकिन ये कि जो इम्प्लांट के क्राइटेरियाज हैं उसमें पेशेंट को पूरा होना ज़रूरी है, तो वो पेशेंट कभी भी इम्प्लांट का ख्याल नहीं रखेगा। अच्छा, ये स्केलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो उसको छोड़ दे प्रॉपरली तो ये इसका इफेक्ट ये हो सकता यस, है? अगर पेशेंट स्केलिंग नहीं कराएगा और ब्रशिंग अच्छी से नहीं करेगा, ओके। तो वक्त के साथ साथ ना सिर्फ उसकी गम ख़त्म हो जाएंगी, उसकी बूंद उसकी ख़त्म हो जाएगी, उसके दांत सारे हिलकर हाथ में आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किरण हसीब साहिबा, जो कि डेंटल सर्जन हैं। आज हम बात करेंगे इम्प्लांट्स के बारे में कि डेंटल इम्प्लांट्स क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये डेंटल इम्प्लांट्स बेसिकली क्या होता है? बहुत अच्छे टॉपिक आपने चूज़ किए है, डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स जो है वो आपकी एक रिप्लेसमेंट है। कोई आपका दांत है वो मिसिंग है और वहाँ पर आप कोई ऑप्शन लेना चाहते हैं कि वहाँ पे आपका दांत लग जाए, तो सबसे जो बेस्ट और टॉप लाइन आपका ऑप्शन आता है वो इम्प्लांट है। तो इसके बारे में फिर मैं आपको डिटेल में सब बताऊँगी कि इसके पार्ट्स क्या हैं, किस तरीके से इसको लगाया जाता है। जी तो जी। एज अ होल आप बस ये समझें कि ये एक स्क्रू है जो हड्डी में लगता है, और ये बगैर किसी भी नेचुरल दांतों को डैमेज किए हुए, जहाँ से जो दांत मिसिंग है उसे जहाँ पे ये एक दांत आ जाता है, जी इसे जी, बिल्कुल। इम्प्लांट कहते हैं। क्योंकि आगे आगे क्वेश्चंस आते रहेंगे तो सारी डिटेल जो है आप उसमें बताती रहेंगी। अच्छा, दांतों के ब्रिजेस या मसनूई दांत डेंचर्स किस तरह मुख्तलिफ होते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक पेशेंट है, उसका एक दांत डैमेज हो गया, वेदर उसने उसमें रूट कैनाल कराई थी, वो टूट गया, क्राउन नहीं लगा सका, या वेदर वो उसमें कैविटी थी, वो इन्फेक्शन बढ़ गया, दांत उसका डिके की तरफ चला गया, या किसी भी रीज़न की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से उसका दांत निकल गया, तो फिर वो हमारे पास आता है और वो पूछता है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर इसकी रिप्लेसमेंट ले सकूँ। तो फिर हम उसको वाइड वैरायटी ऑफ रिप्लेसमेंट बताते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट कितना अफोर्ड कर सकता है और डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी अपनी हेल्थ कैसी है कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेहतर है। तो इसमें 3 ऑप्शन आ जाते हैं, एक इम्प्लांट है, उसके बाद आपकी ब्रिजेस आ जाते हैं, एंड थर्ड वन इज़ डेंचर। तो इम्प्लांट के बारे में हम तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रिज और डेंचर में ये फ़र्क है कि ब्रिज जो है वो फिक्स्ड होता है, आपकी 2 नेचुरल दांतों को ग्राइंड करके लगाया जाता है, और साथ में आपके जो मिसिंग दांत होते हैं वो भी आ जाते हैं। लेकिन जो डेंचर है वो ये है कि एक ही दांत होता है, उसी जहाँ पे जो मिसिंग होता है उसी जहाँ पे हम बना के देते हैं। ये डेंचर पार्शियल भी हो सकते हैं, कंप्लीट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट की क्या कंडीशन है। तो इसमें ये फ़ायदा है कि आपके जो अपने 2 नेचुरल दांत हैं उसको हम ग्राइंड नहीं करते, लेकिन इसका जो नुकसान है वो ये है कि ये निकलने चढ़ने वाला दांत होता है, तो पेशेंट को उस तरीके से मज़ा नहीं आता इस पे जिस तरीके से उसको डेंचर या ब्रिज या इम्प्लांट पर खाने पीने में मज़ा आता है। इसे निकालना होता है, इसकी सफाई का ख्याल रखना होता है, ये गुम जाए तो फिर दोबारा बनवाना पड़ता है, तो इसमें थोड़ी स्ट्रगल होती है। जब गुम जाए फिर दोबारा भी बनाया जा सकता है? जी, बनाया जा सकता है। क्या इम्प्लांट्स जो हैं परमानेंट होते हैं या इसके बारे में कुछ बताइए। कि इम्प्लांट तो एक परमानेंट सोल्यूशन है कि एक पेशेंट है, उसको हमने इवेलुएट किया है, हमने उसको चेक किया है कि वेदर कि वो इम्प्लांट के लिए सूटेबल है भी या नहीं। अगर शुरू में ही हमने उसकी फुल हिस्ट्री और हर चीज़ अच्छे से हमने मैनेज करके इस चीज़ को देख लिया कि ये पेशेंट इम्प्लांट के लिए बेस्ट है, तो
उसका इम्प्लांट फेलियर में नहीं जाता। हाँ, अगर शुरू में ही हमने नहीं ये चीज़ देखी कि इसकी मेडिकल हेल्थ क्या है, इसकी अपने मुंह की ओरल हेल्थ क्या है, वेदर ये अपने दांत का ख्याल रख रहा है या नहीं रख रहा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इम्प्लांट फेलियर में जाता है। Okay. तो अगर तो इन चीज़ों को हम अपने जहन में रखेंगे तो इम्प्लांट जो है फेलियर में नहीं जाएगा, लेकिन अगर इन चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे तो इम्प्लांट फेलियर में 100% जाएगा। अच्छा, कौन लोग हैं जो लगवा सकते हैं? क्या उम्र की कोई हद है इसके अंदर? उम्र की कोई हद नहीं है इसमें, इम्प्लांट कोई भी लगवा सकता है, लेकिन ये कि जो इम्प्लांट के क्राइटेरियाज हैं उसमें पेशेंट को पूरा होना ज़रूरी है। लाइक अगर एक पेशेंट है जो उसके अपने दांत थे और वो अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रख पा रहा था, और जिसकी वजह से उसके मुंह में इतने ज़्यादा प्लाक एक्यूमुलेशन हो गई, वो स्केलिंग नहीं कराता था और ऐसा 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 उसकी बोन लॉस हो गई, उसकी गम्स ख़राब हो गए और दांत सारे गिर गए, तो वो पेशेंट कभी भी इम्प्लांट का ख्याल नहीं रखेगा। अच्छा, ये स्केलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो उसको छोड़ दे प्रॉपरली तो ये इसका इफेक्ट ये हो सकता है? अगर पेशेंट स्केलिंग नहीं कराएगा और ब्रशिंग अच्छी से नहीं करेगा, Okay. तो वक्त के साथ साथ ना सिर्फ उसकी गम ख़त्म हो जाएंगी, उसकी बून उसकी ख़त्म हो जाएगी, उसके दांत सारे हिलकर हाथ में आ जाएंगे। तो ऐसा पेशेंट जो कि हम देखेंगे कि अगर वो अच्छे तरीके से अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखता है, ठीक है, और फ्यूचर में उसको दांत इसीलिए उसके गिर गए कि पहले जो उसके दांत थे उसको ब्रश नहीं करा था, या उसको गम्स के इशू थे, उसकी ब्लीडिंग गम्स थी, उसकी बोन वीक थी, तो ऐसे पेशेंट को हम कभी भी इम्प्लांट का ऑफ़र नहीं देंगे, क्योंकि ना तो उसकी बोन इतनी अच्छी होगी और ना ही उसके गम इतने अच्छे होंगे कि वो उसको सपोर्ट कर पाए। नंबर 2, अगर तो कोई उसको ऐसी सिस्टेमिक डिसीज़ है, लाइक कोई डायबिटिक है, ठीक है, पेशेंट की अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उसमें क्या होगा कि पेशेंट की बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। हीलिंग प्रोसेस एक होता है, हम इम्प्लांट हड्डी में लगाते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी के डिफरेंट सेल आते हैं, कुछ सेल जो हैं वो बून बनाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो आके आपकी नई वेन्स बनाते हैं, तो बॉडी में वो मैकेनिज़्म हो गई है, तो वो उसका इम्प्लांट बस ऐसे होगा कि आपने हड्डी में लगा दिया है, वो कोई फिक्स नहीं होगा, कुछ अर्से बाद ही निकल के हाथ में आ जाएगा। और नंबर 3 ये है कि अगर कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनको अपने ही अंदर कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ जा रही है, ऑटोइम्यून डिजीज़ में भी यही होता है कि उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उसमें उनकी हीलिंग डिले हो जाती है और इम्प्लांट फेलियर में चले जाते हैं। या तो पेशेंट एक ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा दांतों को बंद करके रखता है रात को, बहुत ज़्यादा उसको क्लिंचिंग की और ब्रिक्सिज्म की हैबिट है, तो उस केस में भी इम्प्लांट फेलियर में चला जाता है, क्योंकि आप इम्प्लांट लगाएंगे तो वो उस पर भी इतना ज़ोर डालेगा, तो इसमें बोन फ्रैक्चर और इम्प्लांट फेलियर के केसेस वगैरह आ सकते हैं। तो आपने ये चीज़ें एज अ होल देखनी है कि पेशेंट की ना सिर्फ ओरल हेल्थ बल्कि एज अ होल बॉडी हेल्थ भी अच्छी होगी, तो वो जिस एज में हो तो उसका इम्प्लांट जो है वो सक्सेस की तरफ जाएगा, चाहे वो ओल्ड एज हो चाहे यंग एज हो। आजकल का बच्चा अगर वो 16 साल का है और वो अपनी ब्रशिंग अच्छी नहीं रख रहा, उसके ब्लीडिंग गम्स है, तो उस केस में हम इम्प्लांट नहीं देंगे। लेकिन अगर एक 80 साल के बुज़ुर्ग हैं या फीमेल हैं, मेल हैं, और उन्होंने अपनी हेल्थ इतनी अच्छी रखी हुई है कि वो सिस्टेमिक तरीके से भी फिट हैं और अपनी ओरल हाइजीन के लिहाज से भी फिट हैं, और एक कोई कैविटी की वजह से उनका 1-2 दांत मिस हो गया या किसी वजह से एज की वजह से उनके दांत ख़त्म हो गए, तो हम 100% उनको इम्प्लांट का ऑप्शन देंगे। इट मीन्स के डिपेंड करता है कि उसकी हेल्थ कैसी है, ओरल हेल्थ कैसी है। 100% ओरल हेल्थ और फिर उसके बाद आपकी बॉडी की हेल्थ। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब आपने बताया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दबाते हैं, आवाज़ आती है उनके दांतों की, जैसे भी आपने क्रंचिंग करते हैं, लेकिन उन्हें फील नहीं होता। माँ बाप कहते हैं कि आप ऐसा करते हैं, वो कहते हैं हम तो करते नहीं हैं। क्या सोते हुए बच्चे को ऐसा होता है या वो जागते हुए भी ऐसे उसकी आदत होती है? कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस करते हैं, दिन में भी जागते करते हुए हैं भी? जी। अच्छा। ऐसे जो स्ट्रेसफुल बच्चे होते हैं ना, जिनको फैमिली माहौल ऐसा मिला हो कि उनको स्ट्रेस में हो या वो खुद स्ट्रेस में रहते हो, स्टडी का स्ट्रेस, ये स्ट्रेस, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो डे टाइम भी अपना जॉ इतना ज़्यादा क्लेंच करके रखते हैं या उसको ग्राइंड करते रहते हैं, और जो बच्चे रात को करते हैं उनको नहीं पता चलता है क्योंकि वो नींद में होते हैं। तो साथ जो सो रहा होता है, तो हम यही पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आपके साथ आपके कोई सिबलिंग्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं, वो रात को हमें बताएंगे कि आप क्लिंचिंग करते हैं या नहीं। तो ये पैराफंक्शनल हैबिट्स होती हैं, इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं, तो इसको ख़त्म करने के लिए डिवाइसेस हैं काफ़ी सारे। अच्छा, एक सवाल है कि इम्प्लांट की सतह की बनावट जैसे SLA, RBM, ऑस्टियो इंटीग्रेशन, इस पर क्या असर डालती है? देखिए, एक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इम्प्लांट है क्या, ठीक है। इम्प्लांट एक स्क्रू की तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये क्या होता है कि ये बून के अंदर जाता है और बून के अंदर फिट हो जाता है, ठीक है, लाइक पेज की तरह जाता है अंदर। तो वो जो इम्प्लांट की बॉडी है उसकी क्या पार्ट्स हैं,
उसकी क्या शेप्स हैं, उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर क्या चीज़ें लगी हुई है और उसकी वजह से क्या फ्यूचर में सक्सेस रेट होगा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। लाइक आपने पूछा कि ऑस्टियोइंटीग्रेशन क्या है और एसएलए क्या है। सम टाइम इम्प्लांट की बॉडी के ऊपर रफनेस क्रिएट कर दी जाती है ताकि वो बोन के अंदर जाए और अच्छे तरीके से बोन के साथ जो है वो फिक्स हो जाए। लेकिन जो ऑस्टियोइंटीग्रेशन है वो ये है कि इम्प्लांट के अंदर हम ऐसे मटेरियल डाल देते हैं, हाइड्रो ऑक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स डाल देते हैं कि वो जैसे ही बोन में जाता है वो बोन के इर्द गिर्द ऑस्टियोइंटीग्रेशन मतलब कि जनरेट करता है बोन को। वो अच्छा। बोन को अलो करते हैं बॉडी सेल को कि आए ऑस्टियोब्लास्ट और इसके इर्द गिर्द आके मज़ीद बोन बनाए। तो एसएलए की निस्बत जो ऑस्टियोइंटीग्रेशन के थ्रू आपका इम्प्लांट लगता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसके ज़्यादा बेनिफिट है। इस तरीके से इम्प्लांट की डिफरेंट शेप्स होती हैं। लाइक कुछ इम्प्लांट की स्मूथ बॉडीज़ होती हैं, कुछ इम्प्लांट के हेलिक्स होते हैं, कुछ इम्प्लांट कॉनिकल होते हैं, कुछ सिलेंड्रिकल होते हैं। इन सब का अपना एक वाइड सक्सेस रेट है। अच्छा, ये इमीडिएट लोडिंग जो होती है और वेल्डेड लोडिंग में इम्प्लांट की कामयाबी की शरह कितनी होती है इसके? देखिए रिसर्च में इसमें आ जाते हैं कि इसमें आपको बहुत सारी रिसर्च दिखाई जाएगी और आपको ये बताया जाएगा कि डिफरेंट डॉक्टर कि कितने महारत के साथ ये लगा रहे हैं। तो जब डॉक्टर सारे फैक्टर्स को रख के महारत के साथ लगाते हैं तो दोनों की सक्सेस रेट, कुछ स्टडीज़ में इमीडिएट लोडिंग की ज़्यादा सक्सेस आई है, डिले लोडिंग की कम सक्सेस आई है, कुछ में डिले लोडिंग की ज़्यादा सक्सेस है, इमीडिएट लोडिंग की कम है। तो ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर जो है उस वक़्त क्या फैक्टर्स देख रहा है और किन फैक्टर की बेसिस पे वो जो है अपना डिसीजन ले रहा है कि मैंने कौन सा इम्प्लांट इस वजह मतलब यहाँ पे भी ओरल उसकी हेल्थ आ रही होती है इन्हीं नहीं, बेसिस के ऊपर? यहाँ पर डिफरेंट इम्प्लांट्स होते हैं। कुछ इम्प्लांट ऐसे होते हैं जिनको लगाने के बाद वो ऑस्टियो फिक्सेशन होती है, मतलब हमने अभी बात की थी ऑस्टियो इंटीग्रेशन। जी जी एक इम्प्लांट बोन में लग गया और वो बॉडी को अलाउ कर रहा है कि इसके इर्द गिर्द आके बोन बनाई जी जाए। जी। तो उसमें हम डिले लोडिंग करेंगे, हम वेट करेंगे कि बोन खुद बॉडी खुद रिस्पॉन्स दे और उसके इर्द गिर्द बोन बने, उसमें हम डिले लोडिंग करेंगे। लेकिन एक जो हमने ऑस्टियो फिक्सेशन के हमने दांत के अंदर उसको हड्डी के अंदर फिक्स किया है तो उधर हम उसको इमीडिएट लोडिंग करेंगे। लेकिन ये उस केसेस में हम देते हैं जैसे एंटीरियर जोन एस्थेटिक कंसर्न हो पेशेंट के और पेशेंट को जो है वो यहाँ पे ज़्यादा लोड वाली फोर्सेस ना हो, जैसे पोस्टीरियर जोन में हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे इमीडिएट लोडिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, वहाँ पे डिले लोडिंग ही आपकी सक्सेसफुल रहती है। लेकिन एंटीरियर जोन में आप इमीडिएट लोडिंग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वही मैटर करता है कि डॉक्टर किन फैक्टर्स पे कर रहे हैं, तो उसमें सक्सेस रेट दोनों का डिफरेंट है। वेरी गुड। क्या इम्प्लांट सर्जरी जो होती है ये तकलीफ दे होती है या नॉर्मल होती है? बिल्कुल तकलीफ दे नहीं होती, बिल्कुल तकलीफ दे नहीं होती। अब ये डिपेंड करता है कि आप पेशेंट की कौन सी सर्जरी प्रेफर कर रहे हैं। लाइक हमारे पाकिस्तान में हम लोग 2 तरह की सर्जरी करते हैं। हम लोग जो है फ्लैप प्लस भी सर्जरी करते हैं और फ्लैप को जो है ना रिमूव करके जॉ को सामने हम बोन को विजिबल करके भी हम जो है सर्जरी करते हैं और हम जो है इम्प्लांट गाइडेड स्टडीज़ भी करते हैं, ठीक है, जो फ्लैप प्लस होती हैं। और लेकिन जो बाहर के मुल्क हैं वहाँ पर जो है ना आपकी सब कुछ जो है मशीन गाइडेड सर्जरीज होती है। अच्छा। तो एक तो ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितनी महारत से आपका काम करता है। अगर एक पेशेंट है उसका हमने देखा है कि एक दांत है सिर्फ उसकी रूट पड़ी है, हमने उसको निकालना है और फ़ौरन उधर इम्प्लांट लगाने हैं, ठीक है। तो देखिए आपने उसी टाइम डिसाइड करना है। अगर आप एक दफ़ा कट लगा के उसकी रूट को निकाल देते हैं और फिर पेशेंट से कहते हैं 2-3 महीने हम वेट करेंगे अच्छी बोन बन जाए और फिर हम आपका इम्प्लांट लगाएंगे, तो आप 2 सर्जरीज में उसको डाल रहे हैं, उसका पेन इंक्रीज़ कर रहे हैं, टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अगर तो बोन अच्छी है, इन्फेक्शन नहीं है, तो आप फ़ौरन से इमीडिएट लोडिंग कर देंगे, इमीडिएट इम्प्लांट लोडिंग कर देंगे, ऊपर क्राउन लोडिंग नहीं। तो उसमें जो है कि पेशेंट की एक ही सर्जरी होगी, एक ही इंजेक्शन लगा, एक ही कट लगा, एक ही में आपका रूट निकली और उसी टाइम आपने उसमें इम्प्लांट लगा दिया। तो उसमें जो पेशेंट ने पेन लेना है ना कि हीलिंग का, वो इम्प्लांट की हीलिंग में चला जाएगा, कोई पेन नहीं होता। अच्छा। अगर आप एनाटमीज जो हैं आपकी, जो आपके एनाटमिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको जहन में रखें, उनको आप बाईपास ना करें और जो आपको चीज़ें गाइड की गई हैं कि इतने mm आपने नर्व से दूर रहना है, 2 mm एडजेसेंट टूथ के साथ 2 mm का आपका डिस्टेंस हो, इनको आप मेंटेन रखेंगे तो कभी भी पेशेंट को जो है ना पेन का इशू नहीं आएगा। आपके साइनस ट्रैक हैं ऊपर, आगे आपकी फ्रंट पे नेज़ल कैविटीज़ हैं, इन सब को नीचे मेंटल फोरामेन्स हैं, बहुत सारी ये जो है हमारी नाजुक है आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स हैं, इनको जहन में रखना है। तो अगर आप एनाटमी को जहन में रखेंगे तो ना आप पेशेंट को कोई लॉन्ग टर्म
कोई भी ऐसी नमनेस या कोई तकलीफ़ देंगे और आपका इम्प्लांट भी सक्सेस होगा। कि ड्यूरिंग इम्प्लांट सर्जरी जो है कितना एक वक्त लग जाता है इसमें? अगर तो दांत ना निकालना हो तो 20 मिनट, एक इम्प्लांट, और अगर आपने दांत भी निकालना हो तो फिर हार्डली 50 मिनट्स। और एक वन गो के अंदर ही हो जाता, दोबारा वन नहीं आना, विजिट नहीं करना नहीं, पड़ता वन गो में पेशेंट? हो जाता है, दोबारा आना पड़ता है आपको। इम्प्लांट में इस तरह होता है, ख़ासतौर पे हम पाकिस्तान में जो है ना, ज़्यादातर लोग डिले हीलिंग वाला जो डिलेड लोडिंग वाला इम्प्लांट है ना, क्राउन की लोडिंग वाला, वो हम करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इम्प्लांट जब लगा लेते हैं तो उसके बाद हम पेशेंट को 7 डेज़ के बाद बुलाते हैं स्टिचेस वगैरह रिमूव करने के लिए। उसके बाद हम 2 महीने बाद बुलाते हैं इम्प्लांट को देखने के लिए कि उसके इर्द गिर्द कितनी बूंद बन चुकी है। 3 से 6 महीने आइडियल होते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर लोडिंग कर सकते हैं, क्राउन लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये विजिट रहते हैं, पेशेंट को फॉलो अप करना ऑफ होता एंड है। ऑन विजिट रहते हैं पेशेंट्स के जी। जी। अच्छा, ये सवाल फिर आ गया, फ्लैपलेस इम्प्लांट सर्जरी क्या होती है? देखिए, फ्लैपलेस इम्प्लांट जो है ना, आपके 2-3 तरह के होते हैं, डिपेंड करता है कि आप पेशेंट को कितना ट्रॉमा देना चाहते हैं, और डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितना जो है वो स्किलफुल है। सबसे बेस्ट तो देखिए, डेंटिस्ट्री में ना कभी भी ब्लाइंडली ना जाए, ठीक है? अगर आपको ये लगता है, नो डाउट फ्लैपलेस सर्जरी होती है कि आपने फ्लैप रिमूव नहीं किया ना, मतलब एक बड़ा कट दिया, गम्स और पेरियोस्टियम सब कुछ आपने, पेरिडोंटल लिगामेंट सब कुछ आपने रिमूव कर दिया, बून आपको विजिबल हुई, उसकी नेटिंग विजिबल हुई, फिर इम्प्लांट दिया आपने, ठीक है? ये तो आपने फ्लैप रिमूव किया। फ्लैपलेस ये होती है कि आपका एक ड्रिल होता है, जिस जहाँ पे आपने इम्प्लांट लगाना है वहाँ पर आपने छोटा सा ड्रिल किया, उतनी सी आपने बून ऊपर से गम रिमूव किया और बून के अंदर आपने इम्प्लांट डाल दिया। तो ये सब चीज़ें इसी चीज़ पे मैटर करती हैं कि आप कितने स्किलफुल हैं। आप के पास जो है इम्प्लांट गाइडेड जो है, सर्जरी गाइडेड एक हमारी चीज़ होती है, अगर वो है उसके साथ आप फ्लैपलेस सर्जरी कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्जरी गाइडेड, आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं, तो फिर आप फ्लैप को रिमूव करें और फिर उसके बाद आप सर्जरी करें। क्या तमाम इम्प्लांट्स जो हैं एक जैसे ही होते हैं या इसमें कोई फ़र्क होता है? ये सारे इम्प्लांट एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट टाइप के इम्प्लांट्स होते हैं। लाइक हम पहले भी बात कर रहे थे, कुछ जो हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, कुछ कोनिकल होते हैं, कुछ इम्प्लांट जो होते हैं उनकी रफ सरफेस होती है, कुछ इम्प्लांट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हमने कुछ ऐसी चीज़ें हाइड्रोक्स के पेप्टाइड क्रिस्टल डाले होते हैं ताकि ऑस्टियोइंटीग्रेशन को वो जो है फास्ट करें। और कुछ इम्प्लांट ऐसे होते हैं जिनके जो हम हैक्स होते हैं ना, कुछ इंटरनल हैक्स होते हैं, कुछ के एक्सटर्नल हैक्स होते हैं। इसके अलावा भी इम्प्लांट डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे लगा रहे हैं। इम्प्लांट शेप के लिहाज से डिफरेंट होते हैं, इम्प्लांट पोजीशन के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। कुछ हम बोन के अंदर लगा रहे होते हैं, कुछ हम विद थ्रू आउट द बोन लगा रहे होते हैं, ठीक है? इस तरीके से इम्प्लांट की डिफरेंट टाइप्स हैं। एंडोशियल इम्प्लांट्स हो गए, ट्रांसओशियल इम्प्लांट हो गए, डिफरेंट टाइप के, सब पेरियोस्टल इम्प्लांट्स हो गए, और इस जिस तरह मैंने आपको उसकी टाइप्स, तो इस लिहाज से इम्प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, और डिपेंड करता है कि हम पेशेंट को कौन से इम्प्लांट दे रहे हैं। ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट्स भी होते हैं, उसमें यह है कि हमारी ज़ाइगोमेटिक एक बोन जा रही होती है, उसमें हम इम्प्लांट लगाते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं। मिनी इम्प्लांट्स भी होते हैं आपके, जो है बेजल इम्प्लांट्स भी होते हैं, काफ़ी इम्प्लांट्स की बहुत वैरायटी है। क्या ऐसा भी होता है कि मरीज़ कहे कि क्या कोई ब्रांड्स भी हैं दुनिया के अंदर इनके इम्प्लांट्स के, Yes. कि हाँ उनके कोई ख़ास, उनकी क्वालिटी, उनकी प्राइस वगैरह के हवाले से वो मुख्तलिफ हों? जी आप बिल्कुल। क्या सजेस्ट करती हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए? देखिए, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। समटाइम पेशेंट आता है, वो कहता है कि आप हमें कोई चीप इम्प्लांट लगाएं। देखिए, नो डाउट इस दुनिया में हर चीज़ मौजूद है, चीप इम्प्लांट भी मौजूद हैं और आपके जो है एक्सपेंसिव इम्प्लांट भी मौजूद हैं। लेकिन इम्प्लांट एक ऐसी चीज़ है, देखिए एक चीज़ आप चीप ले रहे हैं, उसकी कॉस्ट कम हुई है, तो इसका मतलब ये उसकी क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है कहीं ना कहीं। तो उसकी जो है वो पार्टिकल्स, जिसकी वजह से एक रिसर्च चली और रिसर्च ये बता रही है कि इम्प्लांट सबसे बेस्ट है, तो वो कैसे उनकी प्राइस ज़्यादा है, और एक चीप इम्प्लांट है वो उसको कैसे आप समझते हैं कि वो उसको कोप कर सकते हैं। तो जो चीप इम्प्लांट होते हैं उसमें नो डाउट कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है मटेरियल में, या फिर उसकी जो शेप होती है उसमें। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के इम्प्लांट्स हैं। सबसे टॉप हमारे पास स्ट्रोमैन इम्प्लांट है, इसके अलावा बायो हॉरिजोन के भी इम्प्लांट हैं, बायो केयर के इम्प्लांट हो गए, ग्लोबल नोबल वालों के इम्प्लांट्स हैं। तो इस तरह के डिफरेंट इम्प्लांट्स हैं। स्ट्रोमैन टॉप लाइन पे आ जाता है इम्प्लांट, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये इजीली अवेलेबल होता है। अब देखिए, इसकी जो है ये सबसे एक्सपेंसिव है और सबसे अच्छा है, सक्सेस रेट इसका बहुत अच्छा है। प्लस ये है कि
आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, आपको इसके स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे। मतलब कि वहाँ पे एक चीज़ की डिमांड इसलिए ज़्यादा है ना कि वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर और पूरी दुनिया में है। अब हम एक इम्प्लांट ऐसा पाकिस्तान में यूज़ करें, हो सकता है कि वो यूके में ना यूज़ हो रहा हो, इंडिया में यूज़ ना हो रहा हो, या वो किसी भी दूसरे कंट्री में यूज़ ना हो रहा हो। तो अगर वो हमारा पेशेंट किसी वजह से दुबई चला जाता है या कहीं बाहर चला जाता है, उधर उसको कोई इशू आता है, तो ना इम्प्लांट की होगी डॉक्टर के पास, ना वो उसको टाइट कर सकेंगे, ना रिमूव कर सकेंगे। तो अगर आप एक इंटरनेशनल ब्रांड चूज़ करते हैं तो फिर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, उनके पास उसकी हर चीज़ मौजूद होती है, वो समझते हैं, वो उनको पता होता है इसके ये पार्ट्स, उसके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो उनसे कॉल करके चीज़ें मंगवा लेते हैं। तो एक जो अच्छा इम्प्लांट होता है, जो महंगा इम्प्लांट होता है, एक तो उसकी सक्सेस भी अच्छी होती है और ये भी फ़ायदा होता है कि आप कहीं भी ट्रैवल करें आपको इशू नहीं होता। और ये इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में अवेलेबल है। अच्छा, टाइटेनियम और ज़िरकोनिया इम्प्लांट्स में क्या फ़र्क है? देखें कि जो ज़िरकोनिया इम्प्लांट्स होते हैं ना, उनका जो कलर होता है वो होता है वाइट, ठीक है। जो दूसरे इम्प्लांट होते हैं वो होते हैं मेटल कलर के। तो कुछ लोग जो हैं वो एस्थेटिक जोन में ज़िरकोनिया इम्प्लांट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि हमारे जो गम्स हैं ना, उसके नीचे से कुछ भी हल्की सी भी ब्लैकिश चीज़ नज़र नहीं, तो वो ज़िरकोनिया इम्प्लांट को इस चीज़ के लिए प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर हम टाइटेनियम और ज़िरकोनियम इम्प्लांट को देखें तो टाइटेनियम इम्प्लांट ज़्यादा बेहतर हैं इन आपकी पोस्टीरियर जोन में, क्योंकि इनको फ्रैक्चर नहीं होता। ये ज़्यादा जो है आपकी जो शॉक होते हैं माइक्रो लीकेज उसको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो ज़िरकोनिया है उसमें ये कैपेसिटी नहीं है, वो सम टाइम फ्रैक्चर कर जाते हैं, अच्छा। टूट जाते हैं। तो एंटीरियर जोन में ये अच्छे हैं, आप इनको दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने लोड का मसला नहीं होता और एस्थेटिक जहाँ पर पेशेंट को ज़्यादा कंसर्न है, तो वहाँ पे आप ज़िरकोनिया इम्प्लांट दे सकते हैं। अच्छा, अक्सर मरीज़ ये सवाल करते हैं कि ये इम्प्लांट्स महंगे क्यों होते हैं? इसकी क्या वजह है? इम्प्लांट्स महंगे इसलिए होते हैं, देखिए हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं बन रहा। अगर हमारे मुल्क में किसी चीज़ का एक इम्प्लांट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, हमारा मुल्क खुद एक इम्प्लांट बना रहा हो और हमें पता हो कि हमारे मुल्क में हमेशा उसकी चीज़ मिल जाएगी, तो हम जो है वो इम्प्लांट, अब ऐसे हो कि हम एक इम्प्लांट लगा रहे हैं, कुछ अर्से बाद बाहर की कंपनी भी ख़त्म हो गई और हमें उसकी चीज़ें नहीं मिल रही, तो आपको वही बात है ना, डिस्टर्बेंस होगी। तो आप एक ऐसी कंपनी चूज़ करेंगे जो आपको पता है कि एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, जब भी हमें मसला होगा हमें इससे चीज़ें मिल जाएंगी, इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक नया इम्प्लांट आ गया, चीप है, और आपने वो पेशेंट को लगा दिया, उसके बाद जब अबटमेंट लगाने की बारी आई तो डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे कि कंपनी ख़त्म हो गई मेरे पास, तो अब इसकी अबटमेंट ही नहीं, तो अभी हम क्या स्क्रू से उसकी हड्डी से वो इम्प्लांट बाहर निकालें। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो बाहर वाले कहीं जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ से इम्प्लांट लगा कर आ जाते हैं और फिर उनको यही मसला होता है कि अभी आप डॉक्टर साहब इस पे दांत लगा दें तो हम कैसे लगें, क्योंकि वो हमारे मुल्क में उसके अबटमेंट्स नहीं हैं, उसके की नहीं है, हम कैसे उसको करें। तो जब आप एक इंटरनेशनल ब्रांड लगाएंगे, एक अच्छी चीज़ लगाएंगे, नॉन जो हर मुल्क में जिसको जाना जाए, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। मेरा ख़्याल है कि नाज़रीन को अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि इम्प्लांट्स इसलिए महंगे होते हैं, डॉक्टर साहिबा ने बता दिया, इसलिए परेशान ना हो। क्या तुर्की, थाईलैंड जैसे ममालिक में भी ये सस्ते हैं? और हाँ जी, टर्की में सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो महंगे हैं, लेकिन इस लिहाज से थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी ऑफ़र्स इस तरह की होती है और वो पैकेज दे रहे होते हैं आपको कि आप आएँ, आपको यहाँ पे कुछ जो है टूर भी आप कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं। ख़ास तौर पे यूरोप के जो लोग हैं जो वहाँ पे करीब होते हैं टर्की से, तो उनको ये होता है कि एक ट्रिप भी हम लगा लेंगे और साथ में अपना काम भी कर लेंगे। तो उनकी कुछ फैसिलिटीज़ इस तरह की हैं कि वो उनको एयरपोर्ट से ही पिक करते हैं, फिर उनका सारा काम करके अपने ही होटल में स्टे करा के और फिर वो आराम से पेशेंट जो है टर्की घूम भी लेता है और उसी पैसों में जो है वो अपना ट्रीटमेंट भी करा लेते हैं, तो उनको ये फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर आप बाहर के ममालिक की बात करें एज़ कम्पेयर टू टर्की और दूसरा जो आपने नाम लिया मलेशिया शायद, जी। तो यूके, यूएस या दूसरे ममालिक की बात करें तो वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ पे इतना महंगा पड़ता है कि आपको वो आप नहीं अफोर्ड कर सकते। तो यहाँ पर इतना अफोर्डेबल होता है कि पेशेंट विज़िट भी कर लेता है, घूम भी लेता है, फैमिली टूर भी हो जाता है और इम्प्लांट्स भी लगा लेता है, तो वहाँ पे भी चीप है। अच्छा, ये एक और सवाल जो है, ये भी अक्सर मरीज़ पूछते हैं कि क्या इंश्योरेंस में कवरेज इसकी हो सकती है, कि पॉसिबल होती है? डिपेंड करता है अब हर कंपनी की, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी इंश्योरेंस कंपनीज इसको कवर कर रही होती हैं। हमारे
कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं और उनकी कंपनीज ऐसी होती हैं, वो उनको इंश्योरेंस दे रही होती हैं इम्प्लांट्स की, और ये डिपेंड करता है आपकी अपनी कंपनी पे, वो आपको किस किस चीज़ की इंश्योरेंस दे रही है। जैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि स्केलिंग, रूट कैनाल और आपकी इस तरह की जो कैविटी फिलिंग इसकी कवरेज दे रही होती है, लेकिन क्राउन या कैपिंग वगैरह, क्राउन वगैरह उसकी नहीं कवरेज दे रही होती। कुछ कंपनीज उसकी भी कवरेज दे रही होती हैं, कुछ कंपनीज पॉलिश को भी एस्थेटिक में ले जाती हैं, नहीं कवरेज दे रही होती। तो ये हर कंपनी का अपना वो है कि वो किस चीज़ की कवरेज दे रही है। क्या इम्प्लांट्स के बाद भी कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, उस पर रोशनी डालिएगा थोड़ा सा। देखिए, इम्प्लांट के बाद मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर तो आप जो है अपनी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं रखेंगे। अगर तो किसी न किसी वजह से इम्प्लांट का इन्फेक्शन हो गया, जिसे इम्प्लांटाइटिस कहते हैं, कि इम्प्लांट के इर्द गिर्द जो है ना कोई इन्फेक्शन हो गया है, किसी भी वजह से, वो आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, या फिर लगाते हुए इम्प्लांट इतना अच्छा नहीं लगा था, या फिर आपकी अब हर वक्त जो है आपके जिंजवाइटिस रहता है, ब्लीडिंग गम रहते हैं, वहाँ से जो है ना इन्फेक्शन ट्रैवल करके इम्प्लांट के आसपास जाएगा और इम्प्लांट फेलियर में जा सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने सही तरीके से पेशेंट को इवेलुएट नहीं किया और हमने जो है उसको पैराफंक्शनल हैबिट्स में दे दिया और फिर इम्प्लांट फेलियर में चले जा सकता है। तो अगर तो शुरू में ही पेशेंट सिलेक्शन सही से नहीं की गई तो इम्प्लांट फेलियर में जा सकता है। और समटाइम जो है पेशेंट जो है वो कुछ मेडिसिन ले रहा होता है, जैसे बिसफॉस्फोनेट, ठीक है, तो ये फीमेल ज़्यादा लेती हैं। अगर तो पेशेंट ये कभी भी लाइफ में लेगा तो आपका इम्प्लांट फेलियर, आपने इम्प्लांट लगवा भी लिया है और आप बिसफॉस्फोनेट पे चले गए, इम्प्लांट आपका फेलियर में चला जाएगा। अच्छा, क्या इम्प्लांट्स जो हैं वो लूज़ भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं? कोई है ऐसा कि अगर प्रॉपरली उसकी एट द टाइम ऑफ सर्जरी जो है वो केयर ना हुई और क्लिनिक के अंदर ही, और वो ऐसा हिल सकता है, गिर भी सकता है, बिल्कुल हिल भी सकता है? बिल्कुल, इम्प्लांट लूज़ भी हो सकते हैं, गिर भी हो सकते हैं। देखिए, इम्प्लांट को पेशेंट को लगाते हुए एक पेशेंट आपने इवेलुएट कर लिया हर लिहाज से कि वो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है, आपकी इम्प्लांट के लिए बेस्ट है, लेकिन आपने इम्प्लांट लगा दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि जो इम्प्लांट में मटेरियल है उससे पेशेंट एलर्जिक था। समटाइम ऐसे भी होता है कि इम्प्लांट के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे पेशेंट अच्छा, एलर्जन भी इसमें काउंटेबल होते हैं? बिल्कुल, अच्छा, ये चीज़ नोट करना बहुत ज़रूरी है कि एलर्जी ना हो पेशेंट को जो इम्प्लांट हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो अगर तो पेशेंट को सब्सटेंस से एलर्जी है तो इम्प्लांट फ़ौरन फेलियर में चला जाएगा और पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और रिएक्शन करेगा। तो इस केसेस में इम्प्लांट फेलियर में जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपने इम्प्लांट जो है फ़ौरन से लगा दिया एक दांत निकालते हुए और रूट में इन्फेक्शन था, आपने उसको अच्छे तरीके से एक्सकवेट नहीं किया, आपने उसको निकाला नहीं और आपने इम्प्लांट लगा दिया, तब इम्प्लांट फेलियर की तरफ चला जाएगा। या तो आपने CBCT नहीं कराया, आपने देखा ही नहीं कि बून कितनी थी और आपने कोई बून ग्राफ्ट भी नहीं किया, तब भी इम्प्लांट फेलियर की तरफ चला जाएगा। तो या तो आपकी बून बहुत अच्छी थी लेकिन ऊपर जो गम है वो इतना अच्छा नहीं था, इतना अच्छा कवरेज नहीं दे रहा था, तो भी इम्प्लांट फेलियर की तरफ जा सकता है। तो इम्प्लांट जो है फेलियर की तरफ जा सकता है। तो बिफोर स्टार्टिंग सर्जरी जब आप कर रहे होते हैं तो उससे आप मरीज़ को बताते हैं कि आपकी कंडीशन, ओरल कंडीशन ये है, तो अभी आप इसको पहले आपकी गम की हेल्थ को ठीक कर लें, तो आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद विज़िट कर लें। इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। देखिए, एक पेशेंट आता है तो हम उसका CBCT भी कराते हैं, ठीक है, हम उससे प्रॉपर हिस्ट्री भी लेते हैं कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते। यहाँ तक कि जो लोग अल्कोहल अगर लेते हैं ना उससे भी इम्प्लांट फ़ौरन फेलियर में चल जाता है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो नहीं हिस्ट्री देता आपको कि वो अल्कोहल ले रहा है और उसके आप इम्प्लांट लगा देते हैं तो उसके इम्प्लांट ऑटोमेटिकली फेलियर में चले जाएंगे, वो खुद निकल के आ जाएंगे बाहर। और बाद में अगर पेशेंट आपको बताएगा कि मैं अल्कोहल कंजप्शन कर रहा था तो इसमें डॉक्टर का नहीं फॉल्ट होगा, क्योंकि उससे इम्प्लांट जो है ना, हम पहले ही सब कुछ पेशेंट को बता देते हैं कि ये चीज़ें हैं जो कि इम्प्लांट के फेलियर में जाएंगी। आपने जो है सिंसियर होकर फुली हिस्ट्री दी है। क्या जो शुगर के मरीज़ हैं और जो स्मोकर हैं, डेड स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, क्या वो आप समझती हैं कि उनके जो गम्स होते हैं वो इस काबिल होते हैं कि उनकी ओरल हेल्थ इतनी अच्छी होती है कि वो अब ये इम्प्लांट्स करवा सकते हैं? देखिए, इम्प्लांट में ना आप पेशेंट को कैटेगराइज कर लें कि कौन से पेशेंट इम्प्लांट लगवा सकते हैं और कौन से पेशेंट हैं जो इम्प्लांट नहीं लगवा सकते। तो सबसे पहले तो आपने पेशेंट को देखना है कि पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है। अगर तो डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है। अगर तो कंट्रोल्ड है तो हम ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो उस केस में इम्प्लांट 100% फेलियर में जाएगा।
उसके बाद स्मोकिंग आ जाती है। जो स्मोकिंग है वो आपकी जो इम्प्लांट है उसके इर्द गिर्द न्यू कैपिलरीज को बनने नहीं देता। तो स्मोकिंग अगर तो पेशेंट अपनी इम्प्लांट के दिनों में ख़त्म कर दे तो फिर वो लगवा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं छोड़ सकता और वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है फिर 100% आपका इम्प्लांट फेलियर में जाएगा। अगर पेशेंट अल्कोहल कंजप्शन करता है तो उस केसेस में भी उनका इम्प्लांट जो है वो फेलियर में जाएगा। अगर एक पेशेंट ऐसा है जिसको कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो उस केसेस में आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, हीलिंग ही नहीं होगी, इम्प्लांट फेलियर में चला जाएगा। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि अपनी वूंड्स की वजह से एक मेडिसिन होती है जिसे बिसफॉस्फोनेट्स कहते हैं, अगर वो ले रहा है, बहुत सारी फीमेल्स मोनोपॉज के बाद लेती हैं, तो उस केस में भी जो है इम्प्लांट फेलियर में जाएंगे। तो हिस्ट्री में पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि अपनी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करा रहा है किसी भी वजह से, कैंसर की वजह से या किसी भी ट्यूमर की वजह से, तो वो पेशेंट में आप इम्प्लांट नहीं दे सकते, वो भी इम्प्लांट फेलियर में जाएगा जब तक कि ये दोनों चीज़ें उसकी बंद नहीं हो जाती और उसको ऑन्कोलॉजिस्ट आपको इजाज़त नहीं देता कि आप इम्प्लांट लगा सकते हैं। ये वजह क्यों है? क्योंकि इस केस में भी आपकी बॉडी इम्यूनो सप्रेसिव हो जाती है, आपकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती कि बाहर से आने वाली किसी चीज़ को वो एक्सेप्ट कर सके, तो हीलिंग नहीं होती, इम्प्लांट फेलियर में चला जाता है। अगर कोई पेशेंट है उसको पैराफंक्शनल हैबिट्स हैं, ब्रिक्सिज्म की हैबिट है, बहुत ज़्यादा क्लिंचिंग की हैबिट है, ऐसे केसेस में इम्प्लांट फेलियर की तरफ चला जाएगा। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें दांत बहुत अरसे पहले निकलवाया और इतनी सी बूंद रह गई कि ऊपर वाले दांत बहुत नीचे मूव करके आ गए, जगह ही नहीं है इम्प्लांट लगाने की, तो उस केस में भी रूम नहीं होगा इतना, तो उस केस में भी इम्प्लांट फेलियर में जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और इन चीज़ों को आप रखेंगे जहन में, या फिर पेशेंट को कोई बहुत ज़्यादा हार्ट की कोई ऐसी डिजीज़ है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड, कि वो ऐसे ब्लड थिनर पे है जिसको आपने उनके कार्डियोलॉजिस्ट से नहीं मशवरा लिया, तो उस केस में भी इम्प्लांट फेलियर में जा सकते हैं। तो हर चीज़ आपने जो है ना जहन में रखनी है पेशेंट को एवेल्युएट करने के लिए। ये तो आपकी होगी सिस्टेमिक बातें। अब ओरल कैविटी में हम आ जाते हैं। एक जहाँ पे आप इम्प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पर बून अच्छी है, लेकिन जो उसके गम्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जब गम्स कवरेज नहीं देंगे आपका इम्प्लांट फेलियर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर उसके गम्स अच्छे हैं, बून है ही नहीं और आपने बून ग्राफ वगैरह भी नहीं किया, तो भी इम्प्लांट फेलियर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो एक पेशेंट जो है उसके मुंह में जो है वो सफाई करता ही नहीं है, ब्रश ही नहीं करता, तो भी इम्प्लांट फेलियर में जाएगा। ब्लीडिंग गम्स है तो भी इम्प्लांट फेलियर में जाएगा। अगर तो पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, या तो इम्प्लांट के डेज में उसने अपने आप को जो है हर चीज़ को कंट्रोल किया है, अपनी ओरल हेल्थ को भी बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया, अपनी सिस्टेमिक हेल्थ को भी अच्छा कंट्रोल कर लिया है, और उसकी गम्स और बून भी परमिशन दे रहे हैं, तो फिर इम्प्लांट जो है वो सक्सेस की तरफ जाएगा। क्या इम्प्लांट के केस में अलाइनर्स लगाए जा सकते हैं? इम्प्लांट के केस में अलाइनर हम उस केस में नहीं लगा सकते, डिपेंड करता है कि आप कितने दांतों को, कौन से दांतों को मूव कर रहे हैं। लाइक अगर तो आपके एंटीरियर जोन में इम्प्लांट लगा हुआ है और वो पेशेंट जो है पीछे की तरफ मूव करना चाह रहा है, चाहे वो अलाइनर्स हैं चाहे वो ब्रेसेस हैं, वो वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि इम्प्लांट एक रिजिड चीज़ है, उसके इर्द गिर्द कोई पेरिडोंटल लिगामेंट्स नहीं है, उसके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फ्लेक्सिबल है, वो फिक्स है, वो उसको इंटीग्रेट कर चुका है बून में, तो वो आपकी ब्रेसेस, आपके अलाइनर से वो मूव ही नहीं होगा। तो अगर तो एक पेशेंट ऐसा है जिसने एंटीरियर जोन में, केनाइन में, सेंट्रल इंसाइजर में, लेटर इंसाइजर में और प्री मोलर या मोलर तक, फर्स्ट मोलर तक उसने इम्प्लांट लगाए हुए हैं, तो फिर वो नहीं लगवा सकता ब्रेसेस या लाइनर। हाँ, अगर वो ये कहता है कि आप मेरे पीछे मोलर्स को डिस्टर्ब ना करें, लाइनर्स में लगाना चाहता हूँ, प्री मोलर तक मूवमेंट्स कर दें, तो वो अलाइनर्स लगा सकता है। और अगर उसने सेकंड मोलर्स में इम्प्लांट लगाए हुए तो वो फिर आराम से अलाइनर्स लगवा सकते हैं, ब्रेसेस भी लगवा सकते हैं। लेकिन जो एंटीरियर जोन में होंगे उससे में वो अलाइनर ब्रेसेस दोनों में लगवा सकते हैं, क्योंकि बाकी मूव हो जाएंगे, एक दांत आगे टेढ़ा करके खड़ा होगा, वो तो मूव नहीं होगा, तो वो अजीब सी एक लुक आ जाएगी आपकी। क्या ब्लीडिंग गम है तो उसमें इम्प्लांट हो सकता है? एक पेशेंट जो है वो अगर ब्लीडिंग गम्स है उसके हर वक्त, इसका मतलब ये है कि वो ब्रशिंग अच्छी नहीं कर रहा और फूड पार्टिकल्स हर वक्त उसके गम्स के साथ स्टिक हैं, और आहिस्ता आहिस्ता गम्स भी ख़त्म हो जाएंगे और बून भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस केसेस में अगर आपने इम्प्लांट लगा दी है तो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लांट के इर्द गिर्द इन्फेक्शन हो जाएगा, इम्प्लांट भी फेलियर में जाएगा और इम्प्लांट नहीं सक्सेसफुल होगा। फुल माउथ इम्प्लांट्स क्या है?
देखिए इम्प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि इम्प्लांट एक पेशेंट आया है और उसके मुंह में अब कोई भी दांत नहीं है, किसी भी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था या वो अब ओल्ड एज में चला गया, उसके पिछले सारे दांत जो है वो गिर चुके हैं और अब वो पूरे मुंह की रीहैब करवाना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि अब मेरे मुंह में दांत लग जाएं और मैं अच्छे से खा पी सकूं। 2-3 ऑप्शन होते हैं, एक इम्प्लांट्स होते हैं और एक डेंचर्स होते हैं। सम टाइम पेशेंट डेंचर के साथ कंफर्टेबल नहीं होता, वो चाहता है एक फिक्स्ड एक ट्रीटमेंट हो जिसके साथ वो ईजिली खा पी सके। इम्प्लांट्स में डिफरेंट ऑप्शन होते हैं हमारे पास। हम ऑल 4 इम्प्लांट्स भी कर सकते हैं और 6 इम्प्लांट भी कर सकते हैं और इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर भी कर सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी पे कि पेशेंट कितना अफोर्ड कर सकता है। प्लस ये कि बोन लेवल, फिर इसमें देखिए एक पेशेंट है उसकी बोन अच्छी है तो फिर उसका खर्चा कम होगा। अगर एक पेशेंट है उसकी बोन अच्छी नहीं है, उसमें हमने बोन ग्राफ्ट, हमने मेम्ब्रेन ग्राफ्ट, हमने बहुत सारी चीज़ें और करनी है, गम ग्राफ्ट करने, तो उसका खर्चा एक्सपेंस और होगा। तो इस लिहाज से R4 का मतलब ये है कि आपने 4 इम्प्लांट लगाए एक आर्च में और उसके ऊपर आपने दांत लगा दिए हैं। और R6 का मतलब ये है कि आपने 6 इम्प्लांट लगाए एक आर्च में, अपर या लोअर कोई भी, और उसके ऊपर आपने सारे दांत दे दिए। और जो तीसरा ऑप्शन है इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर, वो उसमें ये होता है कि हम 2 इम्प्लांट्स लगाते हैं स्टेबल करने के लिए पैरेलल किसी भी कैनाइन जोन में या प्रीमोलर जोन में, और उसके ऊपर हम डेंचर को ऊपर लगा देते हैं, मैग्नेट की तरह उसमें आके फिक्स हो जाता है। वो भी एक फिक्स ऑप्शन है, तो वो 2 इम्प्लांट उसमें लगते हैं। तो सबसे बेस्ट तो 6 वाला ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें जो है स्ट्रेस जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसमें जो है पेशेंट अच्छी तरीके से खा सकता है, फ्रैक्चर के चांसेस नहीं होते, ज़्यादा नेचुरल फीलिंग आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी डेंचर की बात चल रही है तो कुछ मरीज़ जो बेचारे ऐसे होते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते इम्प्लांट्स को, तो क्या वो आप उनको एडवाइस कर सकती हैं कि वो डेंचर की तरफ चले जाएं या इम्प्लांट की तरफ ही जाएं? तो एक पेशेंट हमारे पास आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहिबा अभी मैं डेंचर लगवा लूँ और फ्यूचर में मेरे पास पैसों की अरेंजमेंट हो जाएगी और मैं इम्प्लांट्स लगवाना चाहता हूँ। तो हम उस पेशेंट को वैसे भी एक ऑप्शन देते हैं कि आप इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर भी लगवा सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कंप्लाइन होता है। आपके इम्प्लांट के ऊपर सपोर्ट होती है डेंचर की और बोन के ऊपर कम होती है, तो उसमें बोन रिजॉर्प्शन के चांसेस कम होते हैं, फ्यूचर में हमारे पास बोन सेफ रह जाती है और ख़र्चा भी कम होता है। या तो हम डेंचर दे देते हैं, फिर हम ये बता देते हैं उन्हें कि अभी बोन अच्छी है लेकिन फ्यूचर में मे भी डेंचर की वजह से आपकी बोन कम हो जाए, तो फिर आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, हम जो है आपको दे सकते हैं। बोन ग्राफ्ट करेंगे, बोन ग्राफ्ट आपके आर्टिफिशियल भी होते हैं और अपनी बॉडी से भी होते हैं। लंबी सर्जरी होती है, आप पेल्विस रीजन से थोड़ी सी बोन ले लेते हैं और आप बोन ग्राफ्ट कर देते हैं और वहाँ पे आप पेशेंट को इम्प्लांट दे सकते हैं। या फिर डिफरेंट वेज होते हैं, अपनी ही बोन को थोड़ा सा ओपन करके बोन ग्राफ्ट डाल के इम्प्लांट दे सकते हैं। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो हम ऐसे पेशेंट को फ्यूचर में इम्प्लांट्स दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, आप बार बार जो है बोन ग्राफ्टिंग का जिक्र कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ नाज़रीन को बताइए। देखिए बोन ग्राफ्टिंग का मतलब ये है कि एक पेशेंट हमारे पास आया है और उसका जो है वो इम्प्लांट लगवाना चाहता है और वो चाहता है कि मेरा इम्प्लांट अच्छे से लग जाए, लेकिन जब हम देखते हैं उसने 6-7 साल पहले या 10 साल पहले या 15 साल पहले इम्प्लांट दांत उसका निकल चुका होता है, ठीक है, बिल्कुल रूट से उसने निकलवा दिए थे। तो क्या होता है कि आपकी जो बोन है ना वो वक्त के साथ साथ श्रिंक कर जाती है। अगर तो अपर जोन में है तो साइनस ट्रैक नीचे आ जाता है, आपकी बोन रहती नहीं है। हमें इम्प्लांट के लिए बोन चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 10 mm बोन हमें चाहिए। आपकी लेंथ वाइज से और विड्थ वाइज से भी इतनी बोन हो कि एडजेसेंट के जो दांत है ना उनके साथ 2 mm से 3 mm का डिस्टेंस हो। तो अगर तो इतनी बोन हमें मिल जाती है तो वेल एंड गुड, हम इम्प्लांट लगा देते हैं। लेकिन अगर हम इतनी बोन हमें नहीं मिलती है तो फिर हम बोन ग्राफ्ट करते हैं, फिर हम उसमें डिफरेंट सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। हम साइनस लिफ्ट करते हैं अगर साइनस बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, क्योंकि साइनस की ये हैबिट है कि जैसे दांत निकलेगा उसने उधर श्रिंक करके बोन ख़त्म करके पहुंच जाना है, तो फिर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट साइनस लिफ्ट करते हैं। हम जो है साइनस की मेम्ब्रेन को ऊपर करते हैं और वहाँ पर हम एक आर्टिफिशियल बोन डालते हैं, ठीक है। ये उन केसेस में जहाँ पर आप सिंगल इम्प्लांट सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, बोन डालते हैं और फिर हम 7 इम्प्लांट दे देते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट ये कहता है कि नहीं पहले मैं बोन अच्छी बन जाए फिर इम्प्लांट लगा लूँ, तो वो ऑप्शन भी हम दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप 7 इम्प्लांट लगा दें और आपकी जो है वो दांत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाता है। या तो कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसके वो चाहता है कि मेरी आर्टिफिशियल बाहर की बोन ना लगे, उसके जहन में ये होता है कि हलाल है नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत सारे होते हैं कि
आप कहाँ से बोन ले रहे हैं, हलाल सोर्सेज हैं नहीं है, तो कहते हैं मेरी अपनी बॉडी से ही आप, क्योंकि हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो फिर हम उसकी अपनी बॉडी का भी कोई चंक लेके हम उसकी बोन ग्राफ्ट करके उसमें इम्प्लांट लगा सकते हैं। तो बोन ग्राफ्ट का मतलब ये है कि बोन हमने जहाँ बोन कम है वहाँ पे बोन लगाई, ताकि इम्प्लांट को इतनी बोन मिल जाए उसके ऑल अराउंड 2 mm बोन हो, और उसकी वो और ख़ुद भी वो 10 mm हो कि अच्छे तरीके से वो फिक्स हो जाए और अच्छी जो है ना वो परफॉर्म कर सके अपनी एक्टिविटीज़ में। अच्छा, इम्प्लांट्स के लिए CBCT या OPG करवाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए OPG क्या है और CBCT क्या है। ठीक है, OPG क्या है कि एक आपको आपके दांतों, सारे दांतों का लेवल बता रहा है। कोई पैथोलॉजी है आपकी दांतों की रूट्स में, या आपकी दांतों की रूट्स जो है वो रोटेटेड है, या कोई दांत हैं जो निकले नहीं हैं। एक आप कह सकते हैं 2D इमेज आपको दे रहा है, जिसमें आप ये नहीं देख रहे कि एक बोन की विड्थ कितनी है। वो आपको ये बता देगा कि नर्व से इतना दूर है, इतनी लेंथ है आपकी बोन की, लेकिन वो कभी भी आपको 3D में नहीं बताएगा कि एक्चुअल आप इम्प्लांट लगाने जा रहे हैं तो इम्प्लांट के लिए कितनी बोन है आपके पास। ठीक है, तो जो CBCT होता है वो रिकमेंडेड है इम्प्लांट्स के लिए। वो आपको एक 3D डायमेंशनल जो है 3 डायमेंशनल वो आपको एक इमेज देता है। वो आपको बताता है कि इम्प्लांट की इतनी विड्थ है, इतनी लेंथ है, सॉरी बोन की इतनी विड्थ का जो है आप इम्प्लांट लगा सकते हैं, इतना सेफ़ है, इधर आपने बोन ग्राफ्ट करना है नहीं करना, किस एंगल में जाना है, वो आपको जो है ना इम्प्लांट गाइडेड सर्जिकल गाइड भी बना के देता है CBCT के थ्रू। वो ये भी बताता है आपको 2 दांतों की गिर्द आपको कितना डिस्टेंस है और आपका नर्व से कितना डिस्टेंट है। तो अब ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप इम्प्लांट लगा सकेंगे। आप हवा में तो इम्प्लांट नहीं लगा सकते ना, आपने खोला और आपको पता नहीं आप किस एंगल में जा रहे हैं और आपने इम्प्लांट लगा दिया। तो OPG तो सिर्फ आपको लेंथ बता देगा, बाकी कुछ भी नहीं बताएगा। हाँ, ये बता देगा कि नर्व से कितना दूर है, और बाकी वो आपको ये नहीं बताएगा कि एक्चुअल बोन आपके पास है कितनी। आपने OPG करा लिया और आपने जब ओपन किया अपने पेशेंट को और आगे आपने देखा कि कुछ था ही नहीं, फिर कैसे इम्प्लांट लगाएंगे। तो CBCT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने CBCT लाजमी कराना है जब भी कोई पेशेंट करे। प्रॉपर तरीके से इम्प्लांट के पेशेंट की चीज़ों को लिया जाए तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्या इम्प्लांट की जो साइजेस हैं सबके लिए एक जैसे होते हैं या इसमें डिफरेंस होता है? नहीं, इम्प्लांट की साइज़ेस से बहुत बड़ी वाइड रेंज है इम्प्लांट की साइज़ेस की। डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में लगा रहे हैं और बोन कितनी है। ठीक है, इम्प्लांट जो है विड्थ के लिहाज से और लेंथ के लिहाज से डिफरेंट इम्प्लांट्स हैं। आपके जो है इम्प्लांट जो मिनिमम जो है 3.23 तक भी है, और फिर माइक्रो इम्प्लांट्स आ जाते हैं जो 2.5 के। ये मैं आपको लेंथ बता रही हूँ, से सॉरी विड्थ बता रही हूँ। से ये फिर आपके जाते हैं 5.5 6.5 तक इम्प्लांट जाते हैं। ठीक है, और लेंथ वाइज भी जो है आपके इम्प्लांट 8 से शुरू होते हैं और ऑनवर्ड जो है ये आपके तकरीबन जाते हैं 13 तक। ठीक है, लेंथ में। फिर माइक्रो इम्प्लांट्स डिफरेंट हैं, फिर बेजल इम्प्लांट डिफरेंट है। ये मैं आपको कन्वेंशनल इम्प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ, तो इसकी इतनी होती है। डिफरेंट साइजेस में आते हैं, डिफरेंट वेट में आते हैं। हम देखते हैं कितनी बोन है, कितना हमने मार्जिन साइड पर रखना है, कितना पेशेंट को फ़ायदा होगा, किस एरिया में हम लगा रहे हैं, कितनी स्ट्रेंथ हमें चाहिए। आगे देखिए फ्रंट जोन में आप जो है 3.5 का भी लगा सकते हैं, 3.2 का भी लगा सकते हैं, लेकिन पीछे जो है आपकी पूरी कोशिश होती है 3.75 से ऊपर लगाएं, 4 में जाएं, 6 में जाएं, से कम ना लगाएं, ताकि अच्छी उसकी जो है फ्यूचर में ग्रिप अच्छा हो उसका। अच्छा, इम्प्लांट के लिए ज़िरकोनिया बेहतर है या PFM? देखिए, इम्प्लांट में आप दोनों दे सकते हैं। आप PFM का भी क्राउन दे सकते हैं और ज़िरकोनिया का भी दे सकते हैं, लेकिन ज़िरकोनिया इसलिए ज़्यादा बेस्ट है। PFM में समटाइम ये इशू आ जाता है, उसकी पोर्सलिन चिप ऑफ हो जाती है, और पोर्सलिन उसकी जब इंटरडेंटल एरिया से चिप ऑफ हो जाए तो फिर पेशेंट को शदीद खाना फंसने के इशू आते हैं और वो बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्ब रहता है, और इम्प्लांट के इर्द गिर्द हर वक्त इन्फेक्शन रहता है। कितने अरसे में चिप ऑफ हो जाती है अगर हम बात डिपेंड करें? करता है पेशेंट की अपनी हैबिट पे। अगर पेशेंट उसके साथ बर्फ़ भी खाएगा, आइस क्यूब, और उसके साथ जो है टॉफ़ी, जैसे हड्डियाँ चबाना है, इस किस्म कुछ लोग ऐसे होते हैं हर कि चिप वो ऑफ हो जाएगी। ये पोर्सलिन तो डेलिकेट सी चीज़ है। ठीक है, ज़िरकोनिया जो है वो मजबूत बेहतर है। हाँ, वो क्योंकि उसमें जो है ना वो इस तरीके से इतनी जल्दी इशू नहीं आता कि 2 दांतों के दरमियान में खाना फंसने लगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमारा YouTube चैनल है, तो हमें वहाँ पे बहुत सारे सवालात जो है नाजरीन के आते हैं, तो वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। एक खातून कहती है मैं कनाडा में रहती हूँ और हड्डी कमज़ोर है, क्या इम्प्लांट लग सकता है? देखिए, हम उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे जो इस तरह के पेशेंट है, क्योंकि जस्ट एक बोन का वीक होना
इम्प्लांट को डिफाइन नहीं करता। एज अ होल पूरी हम उनके सारे रिसेंट टेस्ट करवाएंगे, हम उनकी 3 मंथ्स का पिछला शुगर का क्या प्रोफाइल था वो हम करवाएंगे, हम उनकी ब्लड के टेस्ट लेंगे, उनके ब्लड के उनके एचपीज वगैरह क्या हैं, इसके अलावा उनकी ओवरऑल हेल्थ देखेंगे। जब वो सब चीज़ें फ़ाइन हैं तो फिर बोन कमज़ोर होने को कोई मसला नहीं है, बोन ग्राफ्ट करके इम्प्लांट लगा सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है, 3 दांतों के लिए एक ब्रिज बेहतर है या एक इम्प्लांट? इम्प्लांट अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं और पेशेंट की अच्छी ओरल हाइजीन है, और अगर अफोर्ड कर सकते हैं और ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है तो फिर ब्रिज लगवाएं। क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये इम्प्लांट लगवाया जा सकता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखें, ये आप कोई एक ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है कि लाजमी आपने सेंसिटिव एरिया पीरियड में आप इम्प्लांट लगवाएं। तो आप इसको आफ्टर प्रेगनेंसी तक होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद लगवाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है आप बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन नहीं दे सकते। हाँ, पेशेंट को जो दरमियान की 3 मंथ्स होते हैं, 6 आपका 3, 4 एंड 5, ये वाले जो 3 महीने होते हैं, या 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 जो 3 महीने होते हैं ना, ये सेफ होते हैं किसी भी डेंटल प्रोसीजर के लिए। आप अगर चाहें तो इम्प्लांट भी इसमें दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है कि लाजमी आप लगवाएं, तो आप वेट कर सकते हैं। अच्छा, एक खातून है, मैं सऊदी अरब में हूँ, क्या कोरिया इम्प्लांट्स महफूज हैं? कोरियन इम्प्लांट्स जो जी, कोरियन इम्प्लांट अच्छे हैं, अगर उनकी कंट्री में लगाते हैं तो हाँ वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो लगा के हमारे पास आएंगे और कहेंगे इस पे अबटमेंट लगा दें, तो हम देखेंगे कि हमारे कंट्री में वो अवेलेबल हैं या नहीं है। तो अगर तो वो वहाँ से लगवा के यहाँ पर फर्दर अपने ये प्लान बना रहे हैं कि पाकिस्तान में वो इसकी क्राउन्स वगैरह लगवाएंगे, तो फिर बेहतर यही है कि वो अपनी अबटमेंट और की वहाँ से लेकर आएँ, ताकि हम उनका फर्दर प्रोसीजर कर सकें। अच्छा, 4 all 1 ये क्या है? इस पे मैंने आपको पहले भी गाइड किया था कि 4 in 1 का मतलब ये है कि एक पेशेंट है, उनके मुंह में कोई भी दांत नहीं है, ठीक है, तो हमने 4 इम्प्लांट लगा दिए, और ऑन 1 का मतलब ये है कि उन्हीं दांतों के ऊपर हमने पूरे मुंह का ब्रिज दे दिया। तो ये है कि ऊपर और नीचे 4-4 इम्प्लांट दिए, और सारे आपने उसके ऊपर 14-14 ऊपर क्राउन्स आपने लगा दिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं, तो वो मैं आपसे चाहूँगा कि वो नाज़रीन के क्वेश्चन है और आप उसके बारे में बताइएगा। डेंटल इम्प्लांट्स के अंदर क्या होता है? डेंटल इम्प्लांट्स जो हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा स्क्रू वाला पार्ट होता है जो कि हड्डी के अंदर जाता है, जो कि आपको नज़र नहीं आता बाहर से। फिर उसके ऊपर एक पार्ट होता है जिसे अबटमेंट कहते हैं, जो कि उसके ऊपर आके सीट कर जाता है, और फिर उसके ऊपर एक आता है क्राउन। वो जो अबटमेंट है वो बाहर से एक सपोर्ट दे रहा होता है, जिसके ऊपर क्राउन आके सीट करता है। तो ये इसके 3 पार्ट्स हैं। क्योंकि समटाइम इम्प्लांट पेशेंट लगा लेता है, वो समझता है कि मेरा इम्प्लांट लग चुका है, अब इस पर दांत लग जाएगा, लेकिन पेशेंट को ये नहीं पता होता है कि उस इम्प्लांट का ये आधा हिस्सा है, जो दूसरा हिस्सा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो उसकी अबटमेंट है। यही चीज़ जो है इशू करती है कि अगर आप बाहर चले गए, आप इम्प्लांट लगा के वापस पाकिस्तान आ गए, तो उसके ऊपर दांत तभी लगेंगे जब आपके पास उसकी अबटमेंट होगी। तो अबटमेंट इम्प्लांट का दूसरा पार्ट है, और तीसरा पार्ट जो है वो है क्राउन। अच्छा, 3 निशानियाँ कि अभी आप इम्प्लांट्स के लिए तैयार हैं या नहीं? 3 निशानियाँ फाइनेंशियली स्टेबल होना, ओरल हेल्थ आपकी अच्छी हो, और नंबर 3 ये है कि आपकी जो है ओवरऑल बॉडी हेल्थ अच्छी हो, तो फिर आप रेडी। चलिए, एक और सवाल है कि दुनिया के टॉप 3 इम्प्लांट्स जो हैं उनके बारे में आप क्या कहती हैं? दुनिया के टॉप मोस्ट जो इम्प्लांट हैं वो स्ट्रॉमेन है, बायोकेयर है, नोबल है और बायोहॉरिज़ोन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो हैं ये टॉप मोस्ट पर हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। अभी आपने हमारी पॉडकास्ट जो देखी, डॉक्टर साहब ने इम्प्लांट्स के बारे में डिटेल से हमें बताया है और समझाया है। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।